अध्याय 11 वायुमंडल में जल भाग 3 प्रकरण वर्षा। ये एकादशी कला वर्ग भूगोल विषय का एक लेसन है। वायुमंडल में जल, उसमें प्रकरण वर्षा। उस वर्षा के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। वर्षा क्या है, वर्षा किस प्रकार से होती है, और वर्षा और वर्षण में अंतर भी हो सकता है। वर्षा अलग है, वर्षण अलग है, वर्षण के अलग प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जलवाष्प के द्वारा ही वर्षा का निर्माण होता है। तो जलवाष्प कैसे होती है इसके बारे में हमने पढ़ा। जलाशयों और पेड़ पौधों के माध्यम से जल वाष्प वायुमंडल में पहुंचती हैं, और वो जल वाष्प हैं वो संघनन केंद्रों के ऊपर स्थिर हो जाती हैं, और संघनन केंद्रों पर संघनन क्रिया का निर्माण होता है, और संघनन क्रिया से बादल का निर्माण होता है। और बादलों में जब वो बादल संघनन क्रिया से बादल का निर्माण होकर वो जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर आगे बढ़ते हैं और उनके तापमान में परिवर्तन होता है, तापमान कम हो जाता है, ऊष्मा का ह्रास होता है, तो ऊष्मा के ह्रास के कारण उसमें क्या परिवर्तन हो जाता है, जल में, जल वाष्प में वो जल में परिवर्तित हो जाती हैं और जल की बूंदों के रूप में वो विद्यमान हो जाता है। जब जल की बूंदों में भार बढ़ जाता है और बढ़ने के कारण और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, वो किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, और खींचने के कारण वो जल की बूंदें धरातल तक पहुंचती हैं। उसी को हम वर्षा कहते हैं। और वर्षा ठोस रूप में भी हो सकती है और द्रव रूप में भी हो सकती है। तो हम देख सकते हैं ये वर्षा के प्रकार, वर्षा की किस प्रकार से सहमनीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा और पर्वतीय वर्षा है। जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये जलाशय हैं, इस जलाशयों से ये जलवाष्प का निर्माण होता है, और ये पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों से भी वाष्प बनती हैं, और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से भी बादलों का निर्माण होता है। और ये बादलों का निर्माण होता है, ये बादल आगे जाते हैं, आगे जाकर जब ठंडक पाते हैं और पहाड़ों के ऊपर हम देखते हैं तो ये बारिश का रूप धारण करते हैं, और ये बारिश होकर वापस बारिश जलाशय के अंदर विद्यमान हो जाती हैं। तो इसी प्रकार हम अगर देखते हैं ये वर्षा के प्रकार को अगर देखते हैं तो वर्षा के प्रकार में ये चक्रवाती वर्षा है, जो चक्रवात के कारण वर्षा उत्पन्न होती है, ठीक है ना। इसी प्रकार ये पर्वतीय वर्षा है, पर्वतों के टकराने के कारण बारिश होती है, और ये सहवनीय वर्षा है, सहवनीय वर्षा भी होती हैं। तो ये वर्षा के प्रकार हैं। तो इन सब के बारे में अभी हम अध्ययन करेंगे। तो इसके बारे में हम अगर अध्ययन करते हैं तो सबसे पहला बिंदु आता है वर्षण। वर्षण क्या है? स्वतंत्र हवा में लगातार संघनन की प्रक्रिया संघनित कणों के आकार को बड़ा करने में मदद करती हैं, और जब हवा का प्रतिरोध गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध उनको रोकने में असफल हो जाता है, तब ये पृथ्वी की सतह पर गिरते हैं। इसलिए जल वाष्प के संघनन के बाद में नमी के मुक्त होने की अवस्था को वर्षण कहते हैं। जल वाष्प के संघनन के बाद नमी के मुक्त होने की अवस्था को वर्षण कहते हैं। ये द्रव या ठोस अवस्था में हो सकता है। वर्षण जब पानी के रूप में होता है तो उसे वर्षा कहते हैं। वर्षण जब पानी के रूप में होता है तो उसे वर्षा कहा जाता है। जब तापमान 0 डिग्री से कम होता है तब वर्षण हिमतुलों के रूप में होता है, जिसे हिमपात कहते हैं, और नमी षष्ठ कोणीय रवों के रूप में निर्मुक्त होती हैं। ये रवे हिमतुलों का निर्माण करते हैं। वर्षा तथा हिमपात के अतिरिक्त वर्षण के दूसरे प्रकार सहिम वृष्टि तथा कर्कापात हैं। सहिम वृष्टि और कर्कापात दो प्रकार की वृष्टि होती है। कर्कापात काफ़ी सीमित मात्रा में होता है एवं समय तथा क्षेत्र की दृष्टि में कर्कापात होता है। अगर हम सहिम वृष्टि जमी हुई वर्षा की बूंदें हैं, सहिम वृष्टि क्या होती है? जमी हुई वर्षा की बूंदें, अर्थात बर्फ़ होती हैं, बर्फ़ के पिघलने के कारण जो बूंदें बनती हैं उसी को सहिम वृष्टि के नाम से जानते हैं। पिघली हुई बर्फ़ के पानी की जमी हुई बूंदें जमा बिंदु के तापमान के साथ जब वायु की एक परत सतह के नज़दीक
आधे जमे हुए परत पर गिरती हैं तब सहिम वृष्टि होती है और वर्षा की बूंदें जो गर्म हवा से निकलती हैं तथा नीचे की ओर ठंडी हवा में मिलती हैं, इसके परिणाम स्वरूप वे ठोस हो जाती हैं तथा सतह पर वर्षा की बूंदों से भी छोटे आकार में बर्फ़ के रूप में गिरती हैं। इस प्रकार से कभी कभी वर्षा की बूंदें बादल से मुक्त होने के बाद बर्फ़ के छोटे गोलाकार ठोस टुकड़ों में परिवर्तित हो जाती हैं तथा पृथ्वी की सतह पर पहुंचती हैं, जिसे ओला पत्थर कहा जाता है। ये वर्षा के जल से बनती हैं जो कि ठंडी परतों से होकर गुजरती हैं। ये जो ओला पत्थर एक क्या होता है, बर्फ़ के रूप में होता है और ये ओला पत्थर एक बर्फ़ की एक सकेंद्रीय परत वाले होते हैं जो परत के रूप में जमे होते हैं। अब आते हैं वर्षा के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर वर्षा को 3 भागों में बांटा है: संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवातीय या फ्रंटल वर्षा, जो आपके चित्र में दर्शाया गया है। अब हम सबसे पहले संवहनीय वर्षा के बारे में पढ़ते हैं। जैसे ये चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं संवहनीय वर्षा क्या होती है। तो ये समुद्र है, जब ये अधिकतर कहाँ होता है, भूमध्य रेखा के आसपास में संवहनीय वर्षा अधिक होती है। तापमान अधिक होने के कारण जल वाष्प होते हैं, वो जलाशयों के माध्यम से ऊपर उठते हैं और ये जलाशयों के माध्यम से जब ऊपर उठ करके थोड़े ही स्थान पर आगे बढ़ती हैं वो जल वाष्प, और थोड़े ही स्थान पर आगे बढ़ करके वो संवहनीय धाराओं के रूप में जब ये बारिश करती हैं, बादल का निर्माण होता है, संवहनीय वर्षा कहा जाता है। ये अधिक दूरी पर नहीं होती हैं, जहाँ से जलाशय से वाष्प लेते हैं उसी के ऊपर ज़्यादातर तो बारिश होती है, उसके आसपास के क्षेत्र में ही बारिश होती है। ये बारिश अधिकतर भूमध्य रेखा के आसपास में अधिक होती है और ये दिन के अंदर जल वाष्प की मात्रा बढ़ती है और रात में बारिश हो जाती है। कभी कभी दिन में भी ये बारिशें होती हैं, तो जलाशयों के आसपास में ये बारिश होती है। इसकी वर्षा की मात्रा सीमित होती है। अगर हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं तो देखते हैं कि गर्म हवा होती है, हवा के गर्म हो जाने पर हल्की होकर संवहन धाराओं के रूप में ऊपर उड़ती हैं और वायुमंडल की ऊपरी परत पर पहुंचने के बाद ये फैलती हैं तथा तापमान के कम होने से ठंडी होती हैं। परिणाम स्वरूप संघनन की क्रिया होती है तथा कपासी मेघों का निर्माण होता है और गरज तथा बिजली कड़कने के साथ मूसलाधार वर्षा होती है, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक नहीं रहती है। इस प्रकार की वर्षा गर्मियों में या दिन के गर्म समय में प्राय होती हैं। यह विषुवतीय क्षेत्र तथा खासकर उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीपों के भीतरी भागों में प्राय ये अधिक होती हैं। दूसरी आती है पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा के बारे में हम देखते हैं तो जो जलाशयों से जो बादलों का निर्माण होता है, जलवाष्प बनती हैं, जलवाष्प बन के बादलों का निर्माण होता है। जब वो बादल चलते हुए पहाड़ों के पास में पहुंचते हैं और पहाड़ों से ऊपर धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हैं, वो जलवाष्प बादल पहाड़ों से ऊपर चढ़ते हैं। ऊपर चढ़ने के बाद पहाड़ों पर उसको ठंडक मिलती है और ठंडक मिलने के कारण वो जलवाष्प हैं वो जल में परिवर्तित हो जाती हैं और जल में परिवर्तित होकर पहाड़ों के ऊपर जो ये बारिश करती हैं उसको पर्वतीय वर्षा कहते हैं। गर्म और आर्द्र जल के कारण से ये बारिश होती है। तो पर्वतों के 2 भाग होते हैं, एक होता है वृष्टि छाया प्रदेश जहाँ पे ये बारिश नहीं होती है, शुष्क वायु होती हैं, और दूसरी है शुष्क वायु पाई जाती हैं, दूसरा आर्द्र वायु जहाँ बारिश होती है। इस प्रकार से पवनोभिमुख और ये पवनोभिमुख 2 भाग के नाम से जानते हैं। ये पवनोभिमुख हैं और ये पवनोविमुख 2 भाग होते हैं पर्वतों के। तो पवनोभिमुख यानी पवनों के सामने वाला जो पर्वत का भाग होता है वहाँ बारिश होती है। पवनोविमुखी भाग होता है जहाँ पवनों के विपरीत भाग वाला होता है वहाँ बारिश नहीं होती है। इस प्रकार से पर्वतीय वर्षा होती है। अगर हम इसका विस्तृत अध्ययन करते हैं तो विस्तृत अध्ययन में देखते हैं जब स्त्रिप्त वायु की सहंती पर्वतीय ढालों पर आती हैं तब ये ऊपर उठने के लिए बाध्य हो जाती हैं तथा जैसे ही यह ऊपर की ओर उठती हैं यह फैलती हैं, तापमान गिर जाता है तथा आर्द्रता संघनित हो जाती है। इस प्रकार की वर्षा का मुख्य गुण है
पवनाभिमुख ढाल पर सबसे अधिक वर्षा होती है। इस भाग में वर्षा होने के बाद ये हवाएं दूसरे ढाल पर पहुंचती हैं, वो नीचे की ओर उतरती हैं तथा उनका तापमान बढ़ जाता है। तब उनकी आर्द्रता धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। इस प्रकार प्रति पवन ढाल सूखे तथा वर्षाविहीन रहते हैं और प्रति पवन भाग में स्थित क्षेत्र जिनमें कम वर्षा होती है उसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। यह पर्वतीय वर्षा या स्थलकृत वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। अब आता है चक्रवाती वर्षा। चक्रवाती वर्षा के बारे में आपने पढ़ा है आगे। जब वाताग्र का निर्माण होता है, गर्म वायु ठंडी वायु के ऊपर चढ़ जाती है या ठंडी वायु गर्म वायु को ऊपर उठा देती है, तब वाताग्र का निर्माण होता है। उन वाताग्र के माध्यम से बादलों का निर्माण होता है और उन मेघों के निर्माण के कारण जो बारिश होती है उसको हम चक्रवाती वर्षा के नाम से जानते हैं। जैसे ये ठंडी वायु और यहाँ पे गर्म वायु बताई गई है। ये गर्म वायु है और यहाँ पे ये ठंडी वायु है। इस प्रकार से ठंडी वायु और गर्म वायु के बारे में हमने देखा और उनसे जो बारिश होती है, वाताग्र का निर्माण होता है और चक्रवात का निर्माण होकर के चक्रवात के माध्यम से जो बारिश होती है उसी को हम चक्रवात वर्षा कहते हैं। दो विपरीत स्वभाव वाली, जैसे मैंने बताया गर्म और ठंडी वायु विपरीत स्वभाव वाली हवाएं जब विपरीत दिशाओं से होकर मिलती हैं तो वाताग्र का निर्माण होता है। इस वाताग्र के सहारे गर्म हवाएं ऊपर उठ जाती हैं तथा ठंडी हवाएं नीचे हो जाती हैं। इस तरह का चक्रवातीय वाताग्र प्राय शीतोष्ण कटिबंध में बनता है, जहाँ पर ध्रुवीय ठंडी तथा भारी हवाएं तथा गर्म हल्की पशु हवाएं मिलती हैं। इसके विपरीत भूमध्य रेखा के पास समान स्वभाव वाली व्यापारिक हवाएं परंतु विपरीत दिशाओं वाली के मिलने से वाताग्र का निर्माण होता है। वास्तव में चक्रवात हवाओं का एक क्रम होता है जिसके मध्य में निम्न दाब तथा परिधि की ओर उच्च दाब होता है। हवाएं बाहर से अंदर की ओर चलती हैं। जब गर्म तथा ठंडी हवाएं आमने सामने मिलती हैं तो कम घनत्व वाली हल्की हवा ज़्यादा घनत्व तथा भारी ठंडी हवा के ऊपर उठने लगती हैं, परंतु यहाँ पर हवा का ऊपर उठना सहवनीय हवा की तरह ऊर्ध्वाधर न होकर तिरछे रूप में होता है और ऊपर की गर्म हवा स्थिर नहीं हो पाती हैं तथा नीचे ठंडी हवा के कारण ठंडी होने लगती हैं और धीरे धीरे उसका संघनन प्रारंभ हो जाता है और इसके परिणाम स्वरूप वर्षा होती है। ये चक्रवाती वर्षा के नाम से जाना जाता है। बहुत प्रश्न। पहला प्रश्न है, वर्षण किसे कहते हैं? जल वाष्प के संघनन के बाद नमी के मुक्त होने की अवस्था को वर्षण कहते हैं। वर्षण के अवस्थाओं के नाम बताइए। ठोस, द्रव और गैस, तीन जल की अवस्थाएं, लेकिन वर्षण की दो अवस्थाएं ठोस और द्रव। हिमपात किसे कहते हैं? जब तापमान 0 डिग्री से कम होता है तब वर्षण हिमतुलों के रूप में होता है, जिसे हिमपात कहते हैं। वर्षा के प्रकार बताइए। पर्वतीय वर्षा, सहवनीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा। ये बहुत प्रश्न आपको कॉपी में करने हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न जो गृह कार्य के रूप में है, वर्षण किसे कहते हैं? वर्षा के प्रकारों को समझिए। तो वर्षा के जो 3 प्रकार पढ़े उनको समझाते हुए चित्र के माध्यम से उनको समझाना है, चित्र भी बनाने हैं और वर्षण किसे कहते हैं उसका भी वर्णन आपको करना है। आपने बहुत अच्छा इस टॉपिक को देखा, ध्यान से सुना, ये समझ में आया है आपको, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ये आगे भी काम आने वाले हैं कंपटीशन में भी, इसलिए इसको